जय हिंद। प्रैक्टिस सेट की आज की क्लास में हम कुछ आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो हमारे ट्रिपल सी, ओ लेवल, बैंकिंग व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है, अर्थात ये इनमें काफी अधिक पूछे जाते हैं। उनमें से हमने कुछ ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है, एनसीआर 304 किस पीढ़ी से संबंधित है। यानी सबसे पहले जानेंगे कि एनसीआर आपका क्या होता है। यानी कि पूछ लिया गया एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कैश रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैश रजिस्टर, और इसका मॉडल नंबर कितना दे दिया गया, 304। तो अब यहां पे पूछ लिया गया है एनसीआर 304 किस पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन आपको मिल गया फर्स्ट जनरेशन, दूसरा ऑप्शन सेकंड जनरेशन, तीसरा ऑप्शन थर्ड जनरेशन, चौथा ऑप्शन फोर्थ जनरेशन। तो इनमें से हमको ये समझना है कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर का अर्थात होता है, यानी एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैश रजिस्टर। तो अब देखिएगा, जो एनसीआर था वो पहला ट्रांजिस्टर बेस आधारित कंप्यूटर था। यानी एनसीआर क्या था आपका, जो एनसीआर 304 था आपका, ये पहला, हम लिख सकते हैं एनसीआर 304 पहला ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर था। क्लियर ना। यानी अगर पूछ लिया गया कि पहला ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर का नाम क्या था, तो क्या था, एनसीआर 304। ठीक ना, यानी नेशनल कैश रजिस्टर। तो एनसीआर 304 पहला ट्रांजिस्टर आधारित क्या था, कंप्यूटर था, जिसे सन जिसे सन 1957 में परमिशन दिया गया। 1957 में परमिशन दिया गया व सन 1959 में सन 1959 में लोगों के लिए जारी कर दिया गया। लोगों के लिए जारी कर दिया गया। क्लियर ना। यानी कि इस पीढ़ी के, यानी कि जो हमारा एनसीआर था, ये क्या किया, यानी कि यह कंप्यूटर में सबसे पहले यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया गया और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जिनमें एनसीआर जो हमारा था, यानी नेशनल कैश रजिस्टर कंप्यूटर था, वो पहला ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर था, जिसे क्या किया गया, सन 1957 में परमिशन दे दिया गया। अर्थात कि यानी ये इस पर जांच किया गया कि वाकई में सही रूप से हमारा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आंसर को कम समय में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी कि ये सबसे एडवांस, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से एडवांस में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच करने के बाद इसको परमिशन दे दिया गया और सन 1959 में इस कंप्यूटर को लोगों के लिए क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया। तो इसलिए एनसीआर किस पीढ़ी से संबंधित हमारा है, एनसीआर जो है सेकेंड जनरेशन के पीढ़ी, यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आया। ठीक ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एनसीआर किस पीढ़ी से संबंधित है, तो एनसीआर जो हमारा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के से संबंधित है। ठीक ना, अर्थात दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। क्लियर ना। अब देखिएगा, अगर इसको थोड़ा सा नोट्स भी लिखते चलेंगे छोटा छोटा, तो आपको ये क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में आसानी, यानी एक क्वेश्चन से कई आंसर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक ना। अब इसे पता चल गया आपको ना कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, फिर पता चल गया कि इसको लोगों लिए कब जारी किया गया, सन 1959 में। क्लियर ना। अब देखते हैं, लोगों के लिए जारी कर दिया गया, वह जिसे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया, वह जिसे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया।
कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया। क्लियर यहां तक ना? यानी आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना कि एनसीआर किस पीढ़ी से संबंधित है? एनसीआर हमारा दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, यानी पूछा है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं, यानी इनमें से उनको छांटिए जो हमारे सर्च इंजन नहीं है। तो सबसे पहले हम सर्च इंजन जानते क्या होता है। सर्च इंजन इंटरनेट के द्वारा ही चलाया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अर्थात क्या किया गया है, सर्च इंजन लिख सकते हैं, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा ही जारी किया गया है। सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा ही जारी किया गया है। जारी किया गया है। गया है, ठीक ना? अर्थात इंटरनेट के द्वारा ही क्या किया जाता है, चलाया जाता है, जिस पर यूजर, किस पर, इस सर्च इंजन पर, जिस पर यूजर अपनी जानकारी को सर्च करता या खोजता है, जानकारी को सर्च करके प्राप्त कर सकता है, सर्च करके प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया आपको ना? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेट के ही द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर यूजर अपनी जानकारी को सर्च करके इनसे खोज सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो अब इनमें से ही पता करना कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो जो आपका गूगल है, ये तो सभी लोग जानते हैं हमारा सर्च इंजन है। कोई भी चीज खोजना होता तो गूगल सब पे सर्च करते हैं ना, नहीं कहा जाता है कि कुछ भी खोजे चल गूगल पे टाइप कर लिया जाए, है ना? तो ये ठीक आपका ना? तो यानी कि ये भी हमारा सर्च इंजन, याहू भी एक प्रकार का हमारा सर्च इंजन है, ठीक ना? हम इंडियन लोग ज्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना, गूगल का। कुछ लोग भी याहू का भी प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसके बाद बैडू भी हमारा सर्च इंजन है। ये हो छोटी छोटी अखिया वालन का है, चाइना वालों का, यानी कि ये क्या है हमारा, ये प्रकार जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं उसे चाइना वाले इसका ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, सर्च इंजन है। तो जब तीनों सर्च इंजन हो गए तो बच्चा हमारा वॉल्फ्राम, यानी कि ना वॉल्फ्राम अल्फा बचा हमारा। तो ये क्या है, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। यानी क्वेश्चन संख्या 2 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 2 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी कि यह हमारा सर्च इंजन नहीं है। बाकी ये तीनों हमारे क्या है, सर्च इंजन है। क्लियर हो गया आपका? चलते आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, यानी कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। और हमारा पहला क्वेश्चन है माउस, दूसरा क्वेश्चन है कीबोर्ड, तीसरा क्वेश्चन में तो तीसरा ऑप्शन दिया गया ना। तीसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका माउस है, दूसरा ऑप्शन आपका कीबोर्ड है, तीसरा आपका स्कैनर है, चौथा इनमें से सभी। तो देखिए माउस भी हमारी क्या है, एक प्रकार की इनपुट व पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारे इनपुट भी के अंतर्गत आती है और पॉइंटिंग के भी अंतर्गत आती है। कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये तीनों हमारे डेटा को स्कैन करके या ले करके या डेटा को अंदर करने का कार्य करती हैं, इसलिए तीनों हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो यानी पूछा इनमें निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, तो इनमें से सभी, यानी ये हमारे तीनों जब इनपुट इकाई है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्लियर हो गया आपका। हमारा चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन दिया है 5 दिसंबर,
दूसरा दिया है 14 दिसंबर, तीसरा दिया है 2 दिसंबर और चौथा दिया आपका 22 दिसंबर। तो हमेशा जानते रहिएगा कि हमारा जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वो हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। यानी क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन हमारा सी, यानी तीसरा आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को क्लियर कराया जाता है। क्लियर ना आपको? यानी ये पूरा क्लियर हो गया ना? प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? यानी पूछा गया है जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर था उसकी खोज सबसे पहले कब हुई? ठीक ना? यानी कि पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन का आपका है सन 1946 में। किसमें आपका? ऑप्शन बी। पहला ऑप्शन दिया 1949, दूसरा 1946, तीसरा 1951, चौथा आपका 1947। तो लेकिन जो हमारी आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी ये सन 1946 में की गई थी। क्लियर ना? इसलिए क्वेश्चन संख्या 5 का ऑप्शन भी हमारा क्या है? राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, यूनिक्स एमएस डॉस से पुराना है? यानी आपसे पूछ लिया गया कि जो यूनिक्स था वो एमएस डॉस से पुराना है और इसका ऑप्शन दे दिया ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन लिया गया, ठीक ना? क्योंकि ट्रिपल सी के जो पिछला वाला एग्जाम आपका था उसमें क्वेश्चन थे, ठीक ना? तो जो बच्चे पेपर देते हैं तो हमको क्या करते हैं, व्हाट्सएप से क्लियर सर ये क्वेश्चन आया था, तो उनको हम क्या करते हैं, लोगों के लिए बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक ना? ताकि जो बच्चे पेपर देने जाए वो आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। क्लियर ना? तो ये क्या था, यूनिक्स एमएस डॉस से पुराना है, पूछा ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखते हैं यूनिक्स कब आया है और एमएस डॉस कब आया है। तो एमएस डॉस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना? जैसे होता है कि जीयूआई बेस और सीयूआई बेस, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये दोनों होते हैं आपके ना। तो ये पूछा कि एमएस डॉस से पुराना है, यानी कि इसमें ट्रू और फॉल्स देना है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले यूनिक्स आया या पहले एमएस डॉस आया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी थोड़ा सा उसको अलग रूप दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, सर ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, आपने पढ़ा था कभी। लेकिन क्वेश्चन वही होता है जो आपकी किताब से होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंजिंग कर देता है, ठीक ना? 2-3 दे दिया, फिर उसके बाद दे दिया इन दोनों में अंतर क्या है, ये कब आया, ये कब, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं सब। तो अब हमारा है यूनिक्स एमएस डॉस से पुराना। अब देखेंगे जो हमारा यूनिक्स था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख सकते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 1960 के दशक में लोगों के लिए मार्केट में लाया गया। लोगों के लिए मार्केट में लाया गया। जबकि किसको, एमएस डॉस को एमएस डॉस को 12 अगस्त 12 अगस्त सन 1981 में लोगों के लिए जारी किया गया। लोगों के लिए जारी किया गया। क्लियर हो गया आपका ना? अब आपको पता चल जाएगा कि कौन नया है कौन पुराना है। यानी कि जो 1960 में आया और एक आया आपका 1981 में, ठीक ना? तो डॉस जो है क्या है, यूनिक्स एमएस डॉस से क्या है, पुराना। ये कथन सही है ना? तो अब क्या हुआ, यानी कि क्वेश्चन संख्या 6
का ऑप्शन ए, यानी 6 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि यूनिक्स जो है डॉस से क्या है, पुराना। क्योंकि यूनिक्स को सन 1960 के दशक में लोगों के लिए जारी कर दिया गया, जबकि डॉस को सन 1981 में लोगों के लिए जारी किया गया। क्लियर ना? तो इसलिए हमारा यूनिक्स क्या है, एमएस डॉस से पुराना है। ठीक ना? यानी कि उसका क्या कर दिया जाए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CRW का पूर्ण रूप है, यानी क्वेश्चन संख्या 7 हमारा है, CRW का पूर्ण रूप है। तो यानी कंटिन्यूअस वेव रीडर है ना, आपका रीडर करके दे दिया गया है। फिर दूसरा कंटिन्यूअस वेव रीडर, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। कंटिन्यूअस वेव रीडर, क्लियर, या नन ऑफ दी। तो इसमें आप समझिएगा, इसको आपको याद करने की चीज है। जो हमारा CRW का फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है कंटिन्यूअस वेव रीडर, मतलब जो हमारे लगातार तरंग को क्या करता है, रीड करता है। तो यानी क्वेश्चन संख्या 7 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक ना, ये वाला आपका, ये हमारा यानी कि CRW का पूर्ण रूप क्या है, कंटिन्यूअस वेव रीडर। ठीक ना, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा यानी कि क्वेश्चन संख्या 7 का ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारे एंटीवायरस हैं वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं। देखिए, एक होते हैं वायरस। तो वायरस क्या होते हैं, वायरस एक प्रकार के काफी हाई लेवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, जो हाई लेवल प्रोग्रामरों द्वारा क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। ये हमारे सिस्टम में जैसे आते हैं, अर्थात हमारे कंप्यूटर में जैसे आते हैं, कुछ फाइल को डिलीट कर देते हैं, कुछ फाइल की कॉपी कर लेते हैं, कुछ फाइल को मूव या कट कर देते हैं, तथा कुछ फाइल को इतना कॉपी कर लेते हैं कि वो फाइल ठीक से ओपन नहीं हो पाती है। अर्थात हमारा पीसी या हमारा कंप्यूटर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है, अर्थात हैंग होने लगता है। ये हमारे क्या होते हैं, वायरस के प्रभाव होते हैं। अब इन्हीं वायरस से बचने के लिए हमने एंटीवायरस बनाया, कि अगर ये एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में रहेंगे तो आपके कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अर्थात आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े होंगे। इन सभी चीजों को बचने के लिए किसको बनाया गया, आपका एंटीवायरस को बनाया गया। तो अब आपसे पूछा यहां पे कि एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं, अर्थात जो हमारे इनमें से है ना, इन चारों ऑप्शन में से हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो देखिए, K7 भी हमारा एक प्रकार का एंटीवायरस है, वायरस को खत्म करने वाला प्रोग्राम है। नहीं, खत्म करने को जान से नहीं मारता है, बस ये उसके प्रभाव को रोकता है, कम करता है। कुछ कुछ तो इतने ज्यादा खतरनाक वायरस है कि कितने भी एंटीवायरस लगा लिए जाए फिर भी उस पर आक्रमण कर लेते हैं। ठीक ना, जैसे कह दिया कि आपको पहले से एंटीबायोटिक दे दिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी होंगी जो फिर भी हो जाएंगी। क्लियर ना, तो वही चीज आपका है। तो यहाँ पूछा है, तो ये क्या करता है, ये केवल हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। क्लियर ना, ताकि इनमें से इंटरनेट के द्वारा आने वाले वायरस, पेन ड्राइव के द्वारा आने वाले वायरस, या फिर किसी सॉफ्टवेयर, ब्लूटूथ या अदर CD DVD से आने वाले वायरस को क्या करता है, रोकता है। क्लियर ना, और हमारे पीसी को सेफ करता है। तो अब एंटीवायरस, इसे पूछा इनमें से कौन कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। तो देखिए, जो हमारा K7 हमारे एक भी प्रकार का एंटीवायरस है, उसके बाद क्विक हील भी हमारा एंटीवायरस है, उसके बाद नॉर्टन भी हमारा एंटीवायरस है, यानी ये तीनों हमारे क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो चौथा ऑप्शन क्या दे दिया हमारा, ऑल ऑफ दीज। अब इस तरह से क्वेश्चन काहे करके देता है, क्योंकि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जान रहे हैं कि इसको इसको मान लो जान ले, इसको नहीं जान पा रहे हैं, तो इसको टिक मार देंगे। कुछ लोग इसको इसको जान रहे, इसको ना जाने, इसको टिक मार देंगे। लेकिन क्या, ये तीनों हमारे क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर में डेटा क्या होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को। तो जो हमारा सिंबल व जो सूचना होती है वो हमारा डेटा कहलाता है। क्लियर ना, यानी क्या बताया आपका कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा की यही परिभाषा भी होती है। क्लियर आपका, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना। यानी क्वेश्चन संख्या 9
का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 9 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना, यानी कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एलयू में होते हैं, जो हमारा सीपीयू होता है उसके एलयू में क्या होते हैं, यानी कि अर्थ, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन का काम करता है, जो गुणा भाग का काम करता है, जो 3 पाई से काम करता है, वो सभी संक्रियाएं हमारे, संक्रिया मतलब कि जिसमें प्रोसेस होने वाली क्रियाओं को संक्रियाएं बोलते हैं, तो वो सभी काम हमारे एलयू में होते हैं। किसमें होते हैं, एएलयू में होते हैं। तो वही पूछा है, सीपीयू के एएलयू में होता है, जो हमारा सीपीयू है उसके एलयू वाले भाग में। यानी हमने आपको पढ़ाया था ना कि सीपीयू में 3 सेक्शन होते हैं, 3 घटक होते हैं, 3 भाग, यानी 3 लोग मिलकर एक सीपीयू बनाते हैं। कौन कौन से, पहले हमारे होते हैं सीयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, यानी ये वह भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी इनपुट, सभी पॉइंटिंग, सभी आउटपुट, सभी स्टोरेज, वह कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करके रखता है। जैसे क्या है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे मन में और भी कुछ ख्याल आ रहे होंगे, तो उसको व्यक्त ना करें, क्योंकि कहीं पे इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। नहीं होता कि किसी के बारे में कुछ बोल दें या कुछ उल्टा सीधा कह दें, तो वो किसी, यानी वो कुछ ऐसी हमारे माइंड में डिवाइस है जो उसको कंट्रोल करती है ना, तो वही चीज हमारे कंप्यूटर में है। सीयू क्या करता है, सभी डिवाइसों को कंट्रोल करता है, उनको जैसा चाहेगा वैसा ही काम कराने के लिए प्रेरित करता है। ठीक ना, तो ये हमारा सीयू हो गया। फिर उसके बाद हमारा होता है एएलयू। एएलयू जो होता है हमारे कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पे सभी अर्थमेटिकल गुणा भाग जो भी होते हैं, इसलिए का फुल फॉर्म रख दिया गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हमारा होता है एमयू, यानी मेमोरी यूनिट। क्लियर ना, यही तीनों मिल करके हमारे सीपीयू को बनाते हैं। ठीक ना, यानी सीपीयू के यही अंग होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जितने काम होते हैं सीपीयू अकेले नहीं कर सकता है, ये इन तीनों को रखता है अपने पास कार्य करने के लिए। फिर उसके में आपका L1 L2 L3 ऐसे करके हमारी होती है ना, इसको हम पढ़ाएंगे। L1 कैश मेमोरी, ये सब क्या होते हैं आगे पढ़ाएंगे। L1 क्या होती है, L2 क्या होती है, L3 क्या होती है। क्योंकि जब सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर को जब आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की, तो किसी न किसी से पूछता है, भैया ये चीज़ कहाँ मिलेगा, तो तुरंत वो बताता है मेरे पास नहीं, आगे बढ़ जाओ। या फिर उसको ला कर पहले से रखा रहता है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक ना, जैसे कुछ लोग आपके काफ़ी ज़्यादा शुभचिंतक हैं, काफ़ी मानने वाले, जैसे कुछ पत्नियां होती हैं अपने पति को बहुत बढ़िया से मानती होती हैं, तो जैसे उनकी पति पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है, या पति से कुछ पैसे से चाहिए, तो पहले में चाय पानी उसको मिल जाएगा, लो भैया पहले चाय पानी पी लो, है ना। तो यानी ब्लैकमेल होता है ना, यानी उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है ना, तो वही क्या, तो उसके काम करने की स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक ना, तो सेम उसी प्रकार से हमारा है। तो वही पूछा है इसमें कि सीपीयू के एलयू में होते हैं। ठीक ना, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि यानी कि इस एलयू में क्या होता है उसको पूछा गया आपका। ठीक ना, सीयू में तब कंट्रोल यूनिट होती हैं, एमयू मेमोरी यूनिट होती है, लेकिन इस एलयू में क्या होता है वही पूछा गया आपसे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहला आपको दिया रैम स्पेस, तो रैम स्पेस में नहीं होता है। ठीक ना, दूसरा हमारा रजिस्टर, तीसरा है बाइट स्पेस, चौथा आपका इनमें से सभी। तो जो हमारे सीपीयू का एलयू होता है उसमें क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं आपके, रजिस्टर होते हैं। क्लियर ना, यानी अगर पूछ लिया गया कि सीपीयू के एलयू में क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है। कोई दिक्कत, यानी कि क्वेश्चन संख्या 10 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन संख्या 10 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया ना 11वां क्वेश्चन, 11वां पूछ लिया गया सीपीयू का पूर्ण रूप है, अर्थात फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यानी 11वां क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट है ना, तीसरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन करके दे दिया है, और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यानी कोई जो झटके से रहेगा तो कोई ना कोई इसको मार देगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका क्या है, क्वेश्चन संख्या 11 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 11 का ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन संख्या 11 का ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन संख्या 11 का ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम उखाम हो गया है। तो अब देखिए ये हमारा बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन उठाया गया आपका। ये पूछा है डेनियल ऑफ सर्विस का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो आपका डेनियल ऑफ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे डेनियल ऑफ सर्विस होती क्या चीज है। ठीक ना,
जो डेनियल ऑफ सर्विस है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यानी इस प्रकार से भी लिखते हैं, यानी कि ऐसे इसको लिखते हैं DOS, ठीक ना। ये होता है इसका फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। अगर ये इस तरह से दे दिया जाएगा तब DOS यानी हाई तीनों को बराबर कर दिया जाएगा, तब हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर ना। तो यहां पे क्या दिया है, यहां पे दे दिया है DOS यानी डेनियल ऑफ सर्विस। ये क्या होती है इसको हम पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। डेनियल ऑफ सर्विस को हम डॉस के भी नाम से जानते हैं, डॉस यानी के भी नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं, ठीक ना। जिसका प्रयोग इंटरनेट की सर्विस को बंद कराने के लिए किया जाता है, यानी क्या आपका है, जिसका प्रयोग इंटरनेट की सर्विस को बंद कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे हम डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स के भी नाम से जानते हैं। इसलिए इसे हम डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या है, यानी अटैक आपका क्या है, जो आपका अटैक्स ये चीज, यानी इसमें अटैक शब्द जोड़ दिया जाए, तो समझिएगा ये भी वही चीज है जो ऊपर पूछा गया है। क्लियर ना। यानी कि क्या है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उपयोग इंटरनेट को बंद करने के लिए किया जाता है। क्लियर ना। इसमें एक और सर्विस का उपयोग किया, जैसे कि ये किसी पर्टिकुलर नेटवर्क क्षेत्र को बंद करने के लिए किया जाता है ना, लेकिन इसमें आपका क्या है, DDoS। एक इसमें क्या होता है, DDoS, इसी का एक नया रूप है ना। जिसका नया रूप डाल सकते हैं इसका, जिसका नया रूप DDoS है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक ना, क्या आपका है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, यानी इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख सकते हैं आपका डेनियल ऑफ सर्विस। क्लियर ना, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स। जैसे क्या होता है कि जब किसी बहुत क्षेत्र के बहुत ज्यादा यूजर है, यानी यह क्या करता है, जो आपका ISP होता है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और आपके जो यूजर होते हैं, यानी कि जो उसको यूज करने वाले होते हैं, ये इनके बीच के कनेक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक का मतलब उसमें इतना ज़्यादा जाम फैला देता है, नहीं तो जाम लग गया, आवाजाही बाधित हो गया आपका। तो यही होता है जब इसका अटैक किया जाता है, तो ये किसी भी मशीन या नेटवर्क को क्या करता है, बंद कर देता है। क्लियर ना। यानी किसी रोड को जब ब्लॉक कर देगा तो डेटा का आदान प्रदान क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक ना। यही इसे बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है। क्लियर ना। इसका अधिकांशतः प्रयोग हैकर लोग करते हैं, या फिर किसी दुर्घटना बहुल क्षेत्र है, या फिर कोई अराजक तत्व है, या फिर ऐसी जानकारी है जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो फिर इस अटैक का प्रयोग करके उस एरिया के नेटवर्क को बाधित कर दिया जाता है। क्लियर ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी मशीन या नेटवर्क को बंद करना। इसलिए क्वेश्चन संख्या 12, ठीक ना, इसलिए क्वेश्चन संख्या 12 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 12 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। जो फुल फॉर्म लिखा था उसको नोट करते चलिएगा, हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए कि DDoS है आपका, तो आप कंफ्यूजन, ये शब्द कहाँ मिल गया आपका, या फिर DDoS अटैक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। हमने तो केवल इतना ही बताया, लेकिन इससे संबंधित जो और क्वेश्चन बनेंगे उनको भी क्लियर कराते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है
सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि ये पूछा ट्रू और फॉल्स ग्रुप में कि जो हमारा सीपीयू है उसका दूसरा नाम क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, आपका पूछा है क्वेश्चन संख्या 13, क्लियर। तो पूछा है क्वेश्चन संख्या 13, सीपीयू का दूसरा नाम है, तो सीपीयू का, यहां से देखिए, सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, तो हम पहली बार बताए थे आप लोगों को, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन संख्या 13 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, HTTP में TT का अर्थ है, क्या पूछा है, HTTP में TT का अर्थ है, HTTP फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये TT नहीं, अंदर का मामला वाली TT नहीं है आपकी, ठीक ना, नहीं होता है ना कि ये अंदर का मामला है, तो ये वाली TT नहीं है आपका। ये हमारा HTTP प्रोटोकॉल से पूछा है कि HTTP में TT का अर्थ क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो टेक्स्ट ट्रांसफर है वही हमारा राइट आंसर है ना, यानी टेक्स्ट ट्रांसफर, क्लियर ना। यहाँ पे ट्रांसफर टेक्स्ट दिया है, ट्रांसफर टेक्स्ट दिया है, ये गलत आपका है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक सिस्टम से बैठ रहे हैं ना आपका, तो यानी कि ये 14 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन संख्या 14 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्लियर ना। HTTP में TT का अर्थ है टेक्स्ट ट्रांसफर, या फुल फॉर्म पूरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक ना। प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट पे डेटा को क्रम से भेजने के नियम, यानी कि डेटा का आदान प्रदान करने का नियम ही क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक ना। नहीं कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल के पालन से ये चीज किया जाएगा, ऐसे न्यूज में सुने कि नहीं सुने, इस प्रोटोकॉल के तहत ये आता है, यानी कि नियमों के समूह को, यानी कि नियमों का ऐसा समूह जो खुद नियम से बंधा होता है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और हमारे इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जैसे TCP है, IP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ऐसे बहुत सारे हैं ना आपके। तो जब हम प्रोटोकॉल की पढ़ाएंगे तब वो क्लियर करा देंगे ये सब कितनी होती हैं, किनका काम क्या होता है, किन प्रोटोकॉल का मेल भेजने के लिए, किन प्रोटोकॉल का IP एड्रेस जनरेट करने के लिए, किस प्रोटोकॉल का डोमेन नेम सर्विस को देने के लिए। तो इन सभी प्रोटोकॉल का अलग अलग जगह पर यूज होता है। तो अभी हम खाली इतना जान देंगे कि HTTP में TT का अर्थ क्या होता है, तो टेक्स्ट ट्रांसफर रोड का अर्थ होता है, यानी क्वेश्चन संख्या 14 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड में 10 नंबर है, यानी कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन उठा लिया आपका, कि डेबिट कार्ड में 10 नंबर है और ऑप्शन दे दिया ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक ना। तो ये चीज आपका एक फॉल्स है, क्या आपका ये आपका ये फॉल्स को हम थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं इस पे, क्योंकि डेबिट कार्ड में 10 नंबर नहीं होते हैं, ठीक ना। डेबिट कार्ड में कुल सॉरी, देखिए डेबिट कार्ड में कुल 16 अंक होते हैं, जिसको नोट करना वो नोट कर लो, कुल 16 अंक होते हैं, इसको डिजिट बोल सकते हैं ना। यानी कि हमारे डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं, जिसमें शुरू के 6 अंक, जिसमें शुरू के 6 अंक उस कंपनी को दर्शाते हैं जिस कंपनी द्वारा डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। अंक उस कंपनी को दर्शाते हैं, कंपनी को या संस्थान को दर्शाते हैं जिनके द्वारा वो डेबिट कार्ड जारी किया गया है, जिनके द्वारा वो डेबिट कार्ड जारी किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया आपका ना। यानी कि डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं, जिनमें शुरू के 6 अंक उस कंपनी को दर्शाते हैं जिस कंपनी द्वारा वो हमारा डेबिट कार्ड किया गया गया जारी किया गया है, ठीक ना। और से डेबिट कार्ड या ATM में बहुत गाना ना बन गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान देंगे कि उस ATM उस डेबिट कार्ड में कुल कितने नंबर, ठीक ना। तो जिसमें शुरू के 6 अंक क्या होते हैं, हमारे उस कंपनी के कंपनी को दर्शाते हैं कि हमारा डेबिट कार्ड किस कंपनी द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया। वह बाद के 7वें अंक से लेकर के 15वें अंक तक, वह बाद के 7वें अंक से लेकर के
15वें अंक तक के नंबर हमारे अकाउंट से लिंक होते हैं, अकाउंट से जुड़े होते हैं। अब इसमें लोग बहुत से क्या होते हैं खतरनाक, मतलब कि कुछ लोग शक, हाँ ये जुड़ा हुआ है, नहीं क्या अकाउंट से जुड़े होते हैं। इसको समझिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हमारा पैसा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो शुरू का 6 अंक होता है वो हमारी कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि उस कंपनी के द्वारा होता है, दर्शाता कि ये डेबिट कार्ड हमारा बना कहाँ, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। अब उसके बाद 7वें से 15वें अंक तक उसके जो नंबर होते हैं वो किसी न किसी रूप से आपके खाते से जुड़े होते हैं, अर्थात लिंक किए गए होते हैं, ठीक ना। यानी वो उस खाते को इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा डेबिट कार्ड इसी खाते से लिंक है, जो पैसा निकलेगा इसी से निकलेगा, जो पैसा जाएगा तो इसी में से जाएगा। तो यानी क्या होता है, वो बात के जो 7 से 15 अंक तक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, खाते से लिंक होते हैं, ठीक ना। अभी क्लियर हो गया आपका। वह लास्ट का एक अंक है, वह लास्ट का जो अंक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। वह लास्ट का जो अंक है, लास्ट का अंक वो हमारे डेबिट कार्ड के वैलिडिटी को बताता है। वो हमारे अंक हमारे डेबिट कार्ड के वैलिडिटी को बताता है ना, वैलिडिटी को दर्शाता है। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत? यानी कि जो डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं, 6 कौन लेके भागता है, कंपनी वाला। बीच का जो बचता है 7वें से लेके 15वें तक, यानी कि 9 अंक होते हैं, ठीक ना। तो उसको कौन लेके जाता है, बैंक वाला, यानी बैंक से हमारा लिंक होता है। वो लास्ट वाला अंक जो हमारा क्या होता है, वो तो ये बताता है ना कि लास्ट का जो अंक हमारा है वो हमारे डेबिट कार्ड के वैलिडिटी को बताता है। इसलिए इस अंक को हम चेक सम अंक कहते हैं। इसलिए इसलिए इस अंक को हम चेक सम नंबर भी कहते हैं, चेक सम नंबर भी कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा ना आपका। अब जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल में कोई डेबिट कार्ड ले लेते हैं, मान लीजिए कोई डेबिट कार्ड का नंबर लेते हैं, कोई भी एक 16 अंक का कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे ले लीजिए आपका 50894611, कुछ भी ले सकते हैं ना। 4 है ना, क्या है 164007996। कुल कितने अंक हो गए आपके, 16 अंक हो जाएंगे। 4 4 8 4 3 12 4 चौक को 16। ये हमारे मान लीजिए कोई डेबिट कार्ड का नंबर है। अब शुरू का जो 6 अंक है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या दर्शाता, कंपनी को दर्शाता है। यानी कि ये हमारा डेबिट कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किया गया उसको दर्शाता है। उसके बाद के जो अंक हमारे हैं यहां से लेकर यहां तक, कुल कितने अंक हैं, 9 अंक। देखिए 3 3 6 और 3 3 9, ये हमारे होते हैं बैंक के अकाउंट से लिंक होते हैं, बैंक के अकाउंट से किसी न किसी रूप से लिंक होते हैं, किसी ना किसी रूप से लिंक होते हैं। और जो लास्ट का अंक होता है, यानी ये लास्ट वाला अंक, वो डेबिट कार्ड की वैलिडिटी को बताता है। वो डेबिट कार्ड की वैलिडिटी को बताता है, को दर्शाता है। इसलिए इसे हम चेक सम नंबर कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, चेक सम नंबर।
तो ये डेबिट कार्ड पूरा क्लियर हो गया ना आपका, समझ में आ जाएगा ना डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। तो यानी ये हमारा क्वेश्चन संख्या 15 का ऑप्शन भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डेबिट कार्ड में हमारे कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। यानी ये हमारा क्या है, क्वेश्चन संख्या 15 का ऑप्शन भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते थोड़ा सा डिटेल कर देते, थोड़ा समय लग जाता है उसमें, ताकि इनमें से आपको जानकारी भी तो मिलती है। कभी पूछ लिया जाए कुछ 16 अंक तो कहाँ से शुरू का कौन दर्शाता है, लास्ट का कौन दर्शाता है, बीच वाला कहाँ जाता है, तो इन सभी चीज को आप जानते रहिएगा, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है OSI का पूर्ण रूप है, यानी जो 16वां क्वेश्चन आपका है और पूछा है OSI का पूर्ण रूप है। तो पहला ओपन सर्विस इंटरकनेक्शन, दूसरा ओपन सिस्टम इंटरनेट, तीसरा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, चौथा आपका नन। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसका पूरा रूप क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, यानी OSI मॉडल होता है ना आपका। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, OSI का फुल फॉर्म हमारा होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यानी क्वेश्चन संख्या 16 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 16 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, यानी कि जो 17वां क्वेश्चन ना ये पूछा है, कहा है कि इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है। यानी कि इनमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, जैसे पहला ऑप्शन दिया कंपोज, दूसरा ऑप्शन ड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन हमारा ट्रेस और चौथा हमारा ट्वीट करके दिया ना, तो इनमें से उसी शब्द को यानी उसी को ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो ईमेल से संबंधित ना हो। क्लियर ना आपका, यानी इनमें से उन्हीं को सिलेक्ट करना जो हमारे किससे संबंधित ना हो, ईमेल यानी इंटरनेट। यानी ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, इंटरनेट मेल, यानी कि जो लिफाफा होता है ना आपका, पहले क्या होता, लोग चिट्ठी उट्ठी लिख के भेजते थे ना, लेकिन अब क्या उसकी जगह क्या हो गया हमारा ईमेल। अब ईमेल का भी बहुत तरीका आ गया, अब डायरेक्ट हमारा व्हाट्सअप है, डायरेक्टली बात करा रहा है ना। वो तो गाना सुना, छोरी लाइव चैट करेगी, ये नहीं कुछ करके था, गाना था ना। तो चलिए ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं इधर अपने क्वेश्चन तरफ, उधर नहीं जाते हैं क्योंकि लाइफ में भी चैट हो जाएगी। क्लियर ना। तो अभी देखिए 17वां क्वेश्चन में पूछा है कंपोज। कंपोज हमारे ईमेल का शब्द है, इसमें हम ईमेल को बनाते बनाते, ठीक ना, यानी ईमेल को कंपोज करते हैं। क्लियर ना। अब उसके बाद हमारा दूसरा है ड्राफ्ट, जो मेल हमने बना के रखा है, जो फिर कुछ हमको नहीं भेजना चाहते उसको रखना चाहते हैं, तो वो हमारे ड्राफ्ट में आ जाते हैं, ये भी हमारे मेल से संबंधित है। तीसरा हमारा ट्रेस, जिस मेल को हम डिलीट कर देते हैं वो मेल हमारा ट्रेस फाइल में चला जाता है ना, किस में चला जाता है, ट्रेस फाइल में चला जाता है, तो ये भी हमारे ईमेल से संबंधित है। लेकिन जो हमारा विट करके है, ट्विट TWIT, ये हमारा ईमेल से संबंधित नहीं है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 17वां, क्वेश्चन संख्या 17 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन संख्या 17 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गूगल सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी क्वेश्चन संख्या 18 में देखिएगा, पूछा है गूगल गूगल जो है वो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो अब ये समझिएगा सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, यानी कि ऐसी वेबसाइट या ऐसे माध्यम जिसपे हम लोगों की बात को जान सकें, लोगों के विचार में अपना विचार शेयर कर सकते हैं, लोगों के विचारों को सराह सकें, उन पे कोई कमेंट कर सकें, अर्थात हम एक तरह से चैटिंग कर सकें, ये हमारी सोशल साइट होती है। सोशल जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, ठीक ना, ट्विटर भी हमारे एक प्रकार ट्वीट कर देते हैं, कोई जैसे कोई एक्ट्रेस आगे थोड़ा सा बाल झाड़ लिया, 3 5 कर दिया, कुछ एक्टिंग कर दी, तो उसकी में ट्वीटिंग पूरा लाइन लग जाता है, ठीक ना, ट्विटर हो गया। तो लेकिन गूगल जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से सर्च इंजन, यानी हमारा क्या सर्च इंजन है, जो हमको जानकारी खोज खोज के देता है। अगर कोई चीज खोजना है तो उसको आप वहां बोल देंगे तो उसको खोज करके ला कर दे देगा, उससे संबंधित जानकारी को खोज कर ला देगा आपका। तो क्या है, गूगल सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन दिया ट्रू की फॉल्स है, तो गूगल जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये एक प्रकार का हमारा क्या है, सर्च इंजन है, जो हमको जानकारी को खोज खोज के क्या करता है, देता है। तो क्लियर ना। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 18 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी कि फॉल्स है ना। ये हमारा क्या है, ये सोशल नेटवर्क साइट नहीं है, ये हमारा सर्च इंजन है, जो हमारे डेटा को खोज करके देता है। कुछ भी खोजना है, सिस्टम नेट से जुड़ा हुआ है, आपके सिस्टम में ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम, आपका क्रोम ब्राउजर होता है ना, तो ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है, ठीक ना। तो जैसे क्रोम ब्राउजर आपको ओपन किया तो उसमें सबसे पहले आपको गूगल हो गया, याहू हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हम सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ है आपका,
तो ये हमारा क्या है, गूगल सोशल नेटवर्क साइट है, ये फॉल्स है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जीमेल में कितने एमबी डेटा भेज सकते हैं, यानी कि जीमेल में हम कितने एमबी तक के डेटा को सेंड कर सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जाए कि हम जीमेल में कितने एमबी तक के डेटा को कंपोज कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा है। या फिर पूछ लिया गया कि जीमेल में 25 एमबी तक के डेटा को कंपोज किया जा सकता है, ऑप्शन है ट्रू या ऑप्शन फॉल्स। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो अभी क्या है, जीमेल में कितने एमबी डेटा भेज सकते हैं, यानी कि गूगल यानी कि हम इसमें कितने एमबी तक के डेटा को भेज सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है कि जीमेल के द्वारा, यानी कि गूगल बोल देते, सॉरी उसके लिए, ये जीमेल में है, ठीक ना। तो जीमेल में हम कितने एमबी तक के डेटा को भेज सकते हैं, तो जीमेल में हम 25 एमबी तक के डेटा को भेज सकते हैं। कितने, 25 एमबी, यानी एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट है ना। जैसे आपका होता है ना कि आपका केबी हो गया, एमबी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो हमारे जीमेल में हम क्या कर सकते हैं, 25 एमबी तक के डेटा को कंपोज कर सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन संख्या 19 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है वाणिज्य यानी वाणिज्यिक बैंक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है। अब देखिए कि वाणिज्य बैंक माने कि जो कमर्शियल बैंक जिन पे हम यूज करते हैं ना, जैसे वाणिज्य बैंक होते हैं ना, वाणिज्य बैंक यानी वाणिज्य बैंक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। तो आप समझिएगा वाणिज्य बैंक यानी क्या होता है, इसमें एक अधिनियम बनाया गया, ठीक ना। इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बैंकिंग अधिनियम 1949, बैंकिंग अधिनियम, ठीक ना। ये आपको जो लोग पढ़ते हैं, सीए करते हैं या टैली में जो आपका सीए आगे की तैयारी करते हैं, उनको ये बैंकिंग अधिनियम पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक ना। कि कोई व्यक्ति टैक्स ना जमा कर रहा है कौन सी धारा लगेगी, चोरी कर रहा है कौन सी धारा लगेगी। क्योंकि वकील भी अपॉइंट होते हैं ना, तो वो सीए के आधार पे होते हैं, सीए खुद एक वकील का काम करता है, यानी कि वो पूरी जानकारी रखता है क्या करेंगे, क्या हमारी हानि होगी, क्या करेंगे हमारा लाभ होता है, क्लियर ना। तो वही है बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 22 में, पता है 1949 की धारा 22 में या 22 के अंतर्गत, की धारा 22 के अंतर्गत एक वाणिज्य बैंक को, यानी एक वाणिज्य बैंक को, वाणिज्यिक या वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए, बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता या लाइसेंस प्रदान करना होता है, यानी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यानी लाइसेंस की आवश्यकता होती है या लाइसेंस प्राप्त करना होता है, लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यहां तक क्लियर हो गया ना आपका। यानी कि बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से, किससे,
भारतीय रिजर्व बैंक से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सेम यानी कि हमारे अधिनियम में भी लिखा गया है और उसी चीज का एक क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक ना, कि वाणिज्य बैंक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है। तो अगर ये पूछ लेगा किस धारा के अंतर्गत आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आ गया, तो आपको यानी कि अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत। क्लियर ना। अब देखिएगा, तो वाणिज्य बैंक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है, तो हमारा क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा क्या है, एक लाइसेंस प्रदान करता है किसको, भारतीय, यानी कि जो हमारे भारत में वाणिज्य से संबंधित व्यापार को शुरू करेंगे, यानी वे बैंक जो वाणिज्य से व्यापार शुरू करेंगे अर्थात कमर्शियल का यूज करेंगे, वो किससे लाइसेंस प्राप्त करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेंगे, तब वो इस चीज का व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना। तो यहां तक हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।